नेक्स्ट सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, हाई चांसेस ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस, आइदर अ डायरेक्ट क्वेश्चन और अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी इसमें से आएगा, ध्यान दो इसको प्रॉपरली। हमने क्या बोला, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। क्या बोला, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। हम उसको एजेंट क्यों बोलते हैं? हम इसको एजेंट क्यों बोलते हैं? Why is a partner regarded as an agent? Because he has authority to bind the firm, right? Why is a partner regarded as an agent? Because he has an authority to bind the firm. मतलब एजेंट जो करेगा ना, वो प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना ही होगा। एजेंट के द्वारा बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड ऑन प्रिंसिपल, आर एनफोर्सिएबल ऑन प्रिंसिपल। दैट इज वाई वी कॉल अ पार्टनर एज एन एजेंट। मतलब उसने जो काम किया वो फर्म के ऊपर बाइंडिंग है। अभी हम क्या बोल रहे हैं, इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर एज अ एजेंट। मतलब पार्टनर कौन है? एजेंट है, राइट? पार्टनर कौन है? एजेंट है। किसका एजेंट है? फर्म का, मतलब बाकी सारे पार्टनर। तो यहां पे कोई एम्बिग्विटी नहीं है। वी नो दैट पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर दोज वर्क विच ही डू इन द ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। So do we have problem with partner as an agent of the firm? No. We know when can we regard a partner as an agent of the firm. हमारा फोकस किस पे है? Implied authority. हमारा फोकस किस से? Implied authority. अभी दो वर्ड है ना, एक implied, दूसरा authority. Authority का क्या मतलब होता है? पावर। Authority का मतलब पावर। आप में पावर है, आपके पास परमिशन है, राइट? आपको पावर है, आपके पास परमिशन है। अभी इंप्लाइड का मीनिंग बताओ तो। इंप्लाइड का मीनिंग गूगल सर्च क्विकली। व्हाट डू यू मीन बाय इंप्लाइड? नहीं, इंप्लाइड का प्रॉपर मीनिंग बताओ, जानना जरूरी है। मैंने बाकी सारा तुमको समझा दिया। अथॉरिटी मतलब पावर, पार्टनर एज एन एजेंट मतलब पार्टनर केपेबल टू टेक बिजनेस डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स इन दी फर्म। तो देखो, अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर, हम क्या पढ़ रहे हैं? अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। बट इंप्लाइड का मीनिंग मेरे को चाहिए। नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस, मतलब ध्यान से सुनो, क्या बोला? नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, बट तुम्हारे पास वो पावर है। ऑल्दो मतलब, अभी देखो ध्यान दो, यू गो टू अ रेस्टोरेंट, ध्यान से ये एग्जांपल याद रखना। यू गो टू अ रेस्टोरेंट और लेट्स से तुमने एक पिज्जा ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया? पिज्जा ऑर्डर किया। तुम्हें क्या चाहिए? कैसा पिज्जा मिलना चाहिए? फ्रेश बनाया हुआ कि 2 दिन पहले बनाया हुआ? हाँ, फ्रेश के 2 दिन पहले वाला। अभी तुमने क्या बोला? पिज्जा दो। क्या बोला? पिज्जा दो। समझो मैं उस होटल का वेटर, मैं लेकर आया पिज्जा, तुमने खाया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो बोला मैडम 2 दिन पहले ही तो बनाया था। तो बोला क्यों 2 दिन? आपने क्या मांगा? पिज्जा। आपने बोला अभी बना के दो। ये क्या है? पिज्जा ही है ना, तो खाओ अभी। चलेगा क्या? नहीं। तो जब कहीं पे भी ऑर्डर करते हो बोलते हो अभी फ्रेश देना, क्यों नहीं बोलते हो? बिकॉज इंप्लाइड है। बिकॉज इंप्लाइड है कि जो फूड आइटम है वो फ्रेश ही मिलना चाहिए। तो इंप्लाइड मतलब होना चाहिए, बोलने की जरूरत नहीं है। इंप्लाइड मतलब होना चाहिए, बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब ये ऐसी अथॉरिटी है ना, कहीं लिखा नहीं भी है तो भी तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है। मतलब अथॉरिटी विच इज डीम्ड टू एग्जिस्ट। अथॉरिटी विच इज डीम्ड टू एग्जिस्ट। समझ में आया? अथॉरिटी विच इज डीम्ड टू बी है, मतलब स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं चाहिए इसके लिए, राइट? स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं चाहिए। नो स्पेसिफिक अग्रीमेंट, दीज पावर्स आर डीम्ड टू एग्जिस्ट। लिखो, नो स्पेसिफिक अग्रीमेंट रिक्वायर्ड। नो स्पेसिफिक अग्रीमेंट रिक्वायर्ड।
these powers are deemed to exist. मतलब हम पार्टनरशिप डीड बनाएंगे ना, हम बिजनेस करेंगे, समझो मोबाइल फोन का, ठीक है, तो उसमें लिखेंगे क्या कि पार्टनर गुड्स खरीदेगा, पार्टनर्स गुड्स बेचेगा, कुछ खर्चे इनकर करेगा, लिखेंगे क्या ऐसे? नहीं, वाई? बिकॉज बिजनेस कर रहे हैं तो इंप्लाइड है ना, मोबाइल फोन खरीदेंगे बेचेंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर एज एन एजेंट, मतलब कुछ पावर्स पार्टनर को डीम्ड है कि पार्टनर के पास मौजूद है। मतलब पिज्जा ऑर्डर करोगे तो कैसा आना चाहिए? फ्रेश, राइट? पिज्जा ऑर्डर करोगे कैसा आना चाहिए? फ्रेश। बासी दे देंगे, तुमने बोला नहीं इसलिए, चलेगा क्या? नहीं। तो इंप्लाइड है कि यू शुड गेट फ्रेश पिज्जा, ऐसे इंप्लाइड है कि पार्टनर्स के पास कुछ काम करने का पावर है, स्पेसिफिकली कहीं पे लिखा हुआ नहीं चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? implied authority of a partner as an agent. मतलब there are some things which a partner can do. You don't need any written permission or agreement for that. And if he does those things, it is binding on the firm, right? If he does those things, it is binding on the firm. Absolutely clear? तो देखो, authority of a partner to bind the firm conferred by this section is known as implied authority. Implied authority मतलब the authority of a partner to bind the firm. मतलब जो usual business है ना firm का, अगर ऐसा कुछ काम पार्टनर करता है ना, तो उसके पास implied authority है कि वो काम कर सकता है, right? तो acts of a partner, ध्यान दो, very important paragraph. Acts of a partner which is done to carry on in the usual way the business of kind carried on by the firm binds the firm. मतलब usual transaction, धंधे को चलाने के लिए जो जरूरी है वो transactions करने का पार्टनर के पास implied authority है। अगर वो वैसे transaction करता है तो वो फर्म को बाइंड कर सकता है। implied authority मतलब authority to bind the firm, authority of a partner to bind the firm by those acts which are in the normal and usual conduct of the business of the firm. Those are known as the implied authority of the partner. But partnership act क्या बोलता है ना कि कुछ काम ऐसे हैं जिसके लिए कोई रिटर्न परमिशन, कोई अग्रीमेंट, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसे काम अलाउड है पार्टनर को करना, राइट? ऐसे काम अलाउड है पार्टनर को करना। और अगर वो ऐसा काम करता है, ही बाइंड्स द फर्म विद दोज एक्ट्स। क्या? ही बाइंड्स द फर्म विद दोज एक्ट्स। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। किस तरह के काम? एक्ट डन मस्ट रिलेट टू द यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म। कैसा होना चाहिए? एक्ट डन मस्ट रिलेट टू द यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म। The act done by a partner must be within the scope of his authority and relate to the normal business of the firm. The act is done for the normal conduct of the business of the firm. The usual way of carrying business depends upon the nature and circumstances. The act done should be done in the name of the firm or in any manner if expressing or implying the intention to bind the firm. तो यहां पे मेरे को छोटा छोटा याद रखना है क्या कि what type of acts will be considered as within the implied scope of authority of the partner. The act done should be for the usual business of the firm. क्या होना चाहिए? The act done should be for the usual business of the firm, for normal conduct of the business of the firm, and they should be done in the firm name, right, expressly or implying the intention to bind the firm. क्लियर है? तो 3 पॉइंट होना चाहिए, याद रखना है चाहिए मेरे को। क्या क्या? यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म, द नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड इन द फर्म नेम, राइट? हम हमारे आंसर में ये 3 पॉइंट जरूर इंक्लूड करेंगे किसी भी तरह। कैसे एक्ट होने चाहिए ये? फॉर यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म। सेकेंड क्या होना चाहिए यहां पे? फॉर नॉर्मल कंडक्ट ऑफ
business in the firm name. एब्सोल्युटली क्लियर, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होने चाहिए. अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है तब हम मान लेंगे कि सच एक्ट पार्टनर हैज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी टू डू सच एक्ट. ठीक है, इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब डीम्ड अथॉरिटी. व्हाट वी कैन कॉल इट? डीम्ड अथॉरिटी, राइट? देयर इज नो एक्सप्रेस अग्रीमेंट रिक्वायर्ड. सच एक्ट्स आर ऑथराइज्ड. अ पार्टनर इज ऑथराइज्ड टू डू सच एक्ट्स. कैसे होने चाहिए? फॉर द यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड इन द फर्म नेम. अगर ऐसा एक्ट है तो पार्टनर के पास पावर है कि वो उसको कर सकता है. अभी ध्यान से समझना, पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ 8 एक्ट, कैसे कितने एक्ट? 8. कुछ 8 ऐसे काम है जो रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं. क्या है? 8 ऐसे कुछ काम है जो रिस्ट्रिक्ट किए. मतलब क्या बोला? एक अकेले पार्टनर की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने खुद के डिसीजन पे ऐसे काम कर ले. ठीक है, एक अकेले पार्टनर की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने दम पे अकेला ये काम कर ले. सारे पार्टनर की कंसेंट चाहिए, राइट? सारे पार्टनर की अनुमति चाहिए, कंसेंट चाहिए टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क. ये मेरे को याद रखना है 8 के 8 पॉइंट. मतलब दे में आस्क अस अ सिंपल क्वेश्चन दैट व्हाट आर द एक्ट्स व्हिच आर एक्सप्लेन व्हाट इज द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर एंड व्हाट आर द एक्ट्स व्हिच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर. तो इम्प्लाइड अथॉरिटी तो हम समझ गए. अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये 8 पॉइंट्स. कितने पॉइंट है? 8 पॉइंट्स, राइट? ये 8 पॉइंट्स क्या है? विच अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू डू ऑन हिज ओन. मतलब कर सकता है बट सबकी परमिशन लेकर. मतलब अगर मैं पार्टनर हूं, मेरे को गुड्स खरीदने हैं, मेरे 10 पार्टनर है तो 10 को फोन करूंगा क्या कि गुड्स खरीदू क्या नहीं खरीदू. कुछ गुड्स बेचने हैं क्या तो सबको पूछ के बेचूंगा क्या? नहीं. बट कुछ ऐसे काम है जहां पे पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि या तो सारे पार्टनर्स ने आपको परमिट किया है ये करने का तो करो, अगर सबने परमिट नहीं किया है तो सबकी अनुमति के साथ, सबके कंसेंट के साथ ये काम किया जाएगा. मतलब दीज एक्ट्स आर बियॉन्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर. ये क्या है? दीज एक्ट्स आर बियॉन्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर. ये जो हम पढ़ेंगे ये क्या है? एक्ट्स बियॉन्ड द authority of the partner. मतलब individually it is not allowed, right? Individually it is not allowed. No individual partner has a power to do these acts. एक एक करके देखते हैं. ये बेसिकली जो एक्ट्स है ना थोड़े लीगल रिलेटेड एक्ट्स है. मतलब कि अगर फर्म के साथ किसी का डिस्प्यूट हो गया, राइट? अगर फर्म के साथ किसी का डिस्प्यूट हो गया तो एक अकेला पार्टनर आर्बिट्रेटर के पास उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए नहीं जा सकता. अभी देखो एक बात बताओ, अगर कभी तुम्हारा किसी के साथ डिस्प्यूट हुआ और वो मामला नहीं सलट रहा है तो कहां पे जाओगे तुम? कोर्ट में. कहां पे जाओगे? कोर्ट में. बट देखो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ना हर एक छोटा छोटा, मतलब मैंने इनको कुछ गुड्स भेजा, उनको वो गुड्स डिफेक्टिव लग रहा है, मैं बोल रहा हूं नहीं अच्छा गुड्स है, तो कुछ हमारा लेट्स से डिस्प्यूट हो गया. अभी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या हम कोर्ट में चले जाए? 50,000 रुपए के गुड्स है, कोर्ट में चले जाए, राइट? जितना का गुड्स है उससे ज्यादा तो हम दोनों को नुकसान हो जाएगा. इज इट फीजिबल टू गो टू द कोर्ट? नो. तो हम लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का सोचेंगे. क्या सोचेंगे? आउट ऑफ कोर्ट. बोलेंगे हम एक आदमी को जज चूज कर लेते हैं. मतलब जब 2 फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा होता है ना तो एक तीसरा फ्रेंड दोनों को सुलह कराने की कोशिश करता है. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता है? आर्बिट्रेशन. व्हाट डू वी कॉल इट? आर्बिट्रेशन. मतलब जब हम दोनों के द्वारा एक जज कॉमनली अपॉइंट किया जाता है, फिर वो जज अनबायस तरीके से जब हम दोनों की बात सुन के फैसला लेगा, उसको क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेशन. मतलब जब आउट ऑफ कोर्ट हमारा खुद का सिलेक्ट किया हुआ जज म्यूचुअली पार्टी जज सिलेक्ट करती है, उस जज को बोलते हैं आर्बिट्रेटर. व्हाट डू वी कॉल हिम? आर्बिट्रेटर. क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है? हाँ, बहुत होता है.
जितने रिटायर्ड जज होते हैं, बड़े बड़े वकील होते हैं, अच्छे रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, सोसाइटी के जो रेप्यूटेड लोग होते हैं, उनको बहुत बार लोग अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारे बीच में आर्बिट्रेशन करा दो, मतलब हमारा जो केस है, हमारा जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर दो। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोला कि एक इंडिविजुअल पार्टनर के डिसीजन पे you cannot submit a dispute relating to the business of the firm for arbitration। अगर आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए आर्बिट्रेशन में जाना है तो सारे पार्टनर जब कंसेंट करेंगे तभी आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हो। एक पार्टनर अपने खुद के इंडिविजुअल डिसीजन पे आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट सबमिट नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट क्या है, सबमिट ए डिस्प्यूट। क्या है, सबमिट ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। क्लियर है ना? तो पहला वर्ड क्या याद रखेंगे, डिस्प्यूट का आर्बिट्रेशन, राइट, डिस्प्यूट का आर्बिट्रेशन। सबमिट ए डिस्प्यूट, सबमिट ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, एक इंडिविजुअल पार्टनर की ये कैपेसिटी नहीं है कि फर्म के डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में सबमिट करे, राइट। तो सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। फिर एक पार्टनर अपने खुद के नाम पे फर्म के बिहाफ पे अकाउंट नहीं ओपन कर सकता। अगर फर्म का अकाउंट ओपन करना है किसके नाम पे होगा, फर्म के नाम पे। मैंने समझो कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप की बट अकाउंट खुद के नाम पे खोल लिया और सामने देखो मैं भी तो पार्टनर हूं ना, मेरे को ही पैसा दे दो, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो क्या बोला, ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, राइट। अपने खुद के नाम पे फर्म के बिहाफ में आप अकाउंट नहीं खोल सकते, राइट। ओपन ए बैंक अकाउंट, open a bank account on behalf of the firm in his own name, right? Open a bank account on behalf of the firm on his own name, अपने खुद के नाम पे, राइट। फर्म के बिहाफ पे अकाउंट खोलने की आपकी अथॉरिटी नहीं है। तो दो अथॉरिटी नहीं है, वो समझ लेना। क्या, एक सबमिट अ डिस्प्यूट, राइट, एक सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू दी बिजनेस ऑफ द फर्म, राइट। अब मेरा खुद का डिस्प्यूट है तो मैं फर्म को पूछूंगा क्या? नहीं ना। पार्टनर का खुद का पर्सनल मैटर है तो वो फर्म को पूछेगा क्या? सारे पार्टनर को पूछेगा करूं कि नहीं करूं। मैटर किसका होना चाहिए, बिजनेस ऑफ द फर्म। किसका होना चाहिए, बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। ठीक है। सेकेंड, ओपन अ बैंक अकाउंट, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। क्लियर है? दो बात खत्म। अभी समझो कि फर्म ने किसी पे केस किया है। किसने केस किया है? फर्म ने किसी पे केस किया है और फर्म किसी से कॉम्पनसेशन मांग रहा है। क्या मांग रहा है? कॉम्पनसेशन। तो एक पार्टनर गया, जाके बोला ठीक है भाई, कोई तुमको कुछ देने की जरूरत नहीं है। वो अकेला ऐसा डिसीजन ले सकता है क्या? नहीं। सारे पार्टनर्स जब अग्री करेंगे तभी ऐसा डिसीजन लिया जाएगा। या फर्म का किसी पे क्लेम है, समझो 5 करोड़ का क्लेम है, वो पार्टनर जाके बोलता है ठीक है 1 लाख रुपया दे दो, हो गया। वो अकेला ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। तो देखो सेकंड एग्जांपल में उसने क्या किया था? कॉम्प्रोमाइज। क्या किया था? कॉम्प्रोमाइज। क्लेम कितने का था? 5 करोड़ का। कितने में कॉम्प्रोमाइज कर लिया? 1 करोड़। फर्स्ट एग्जांपल में वो कुछ भी मांग रहा था क्या? नहीं। उसको क्या बोलते हैं? रेलिंक्विश। व्हाट डू वी कॉल इट? रेलिंक्विश। जब कंप्लीटली वेव ऑफ कर दोगे क्या बोलेंगे? रेलिंक्विश। जब कम में सेटल करोगे क्या बोलोगे? कॉम्प्रोमाइज। दोनों ही करना अलाउड नहीं है, राइट। दोनों ही करना अलाउड नहीं है। नाइदर यू कैन कॉम्प्रोमाइज नॉर यू कैन रेलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय दी फर्म। अगर फर्म कोई क्लेम परस्यू कर रहा है तो सारे पार्टनर मिलकर डिसाइड करेंगे कि कॉम्प्रोमाइज करना है या रेलिंक्विश करना है कि नहीं। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज मतलब सेटल फॉर लेस, रेलिंक्विश मतलब वेव ऑफ। अभी वोकैबुलरी बढ़ाओ, बिकॉज जैसे जैसे आगे जाओगे ना ये सारा माइंड में रहना चाहिए। एवरी टाइम नोबडी विल टीच यू के व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज, व्हाट इज रेलिंक्विश। मे बी ये वर्ड नेक्स्ट तुम सुनोगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो किसी ने रेलिंक्विश बोला तो गूगल सर्च करोगे क्या?
नहीं, यू शुड बी एबल टू कनेक्ट दी डॉट्स कि कभी मैंने ये सुना हुआ था, किस कॉन्टेक्स्ट में सुना हुआ था और उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। सो क्या बोला हमने, कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश अ क्लेम और पोर्शन ऑफ ए क्लेम बाय दी फर्म, मतलब फर्म ने कोई क्लेम किया है तो इंडिविजुअल पार्टनर के पास राइट नहीं है कि उसको वो रेलिंक्विश या कॉम्प्रोमाइज करे। So compromise or relinquish any claim or portion of a claim by the firm। फिर देखो, फर्म ने किसी पे केस किया, देखो ये कनेक्टेड है दो पॉइंट ना। अगर फर्म ने किसी पे केस किया है, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो क्या? नहीं। रेलिंक्विश कर सकते हो क्या? तो एक बात बताओ, कॉम्प्रोमाइज रेलिंक्विश नहीं कर रहे हो, सामने वाले ने तुमको रिक्वेस्ट किया भाई साहब हमें छोड़ दो, ठीक है केस ही नहीं करेंगे, क्या केस विड्रॉ कर लेते, कर सकोगे क्या? यार कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश ही नहीं करने दे रहा है तो विड्रॉ करने देगा क्या? नहीं। तो क्या बोला, विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग्स फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर फर्म ने कोई राइट अगर फर्म ने कोई सूट या प्रोसीडिंग फाइल किया है, राइट अगर फर्म ने कोई सूट या प्रोसीडिंग फाइल किया है तो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता एक इंडिविजुअल पार्टनर, राइट। विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग्स फाइल ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, राइट। विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो देखो कितने पॉइंट्स हमने कर लिए, 50% कर लिया ना। पहला क्या था हमारा, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। सेकेंड क्या था, ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। फिर क्या बोला, कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ ए क्लेम filed by the firm, and finally withdraw a suit or proceedings filed on behalf of the firm। फिर तो 3 पॉइंट तो इसमें डिस्प्यूट रिलेटेड था ना, बिकॉज डिस्प्यूट पहला तो डिस्प्यूट ही हो गया, दूसरा क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज एंड रेलिंक्विश, वो भी डिस्प्यूट में आएगा, और सूट या केस भी करोगे तो वो भी डिस्प्यूट में आएगा। तो सारी लीगल चीजें ही थी अदर देन दी बैंक। फिर फाइनली तुम्हारी फर्म पे किसी ने केस किया, राइट किस पे, तुम्हारी फर्म पे किसी ने केस किया, तुमने अकेले जाके मान लिया हाँ ठीक है हम 2 करोड़ रुपया तुमको कॉम्पनसेशन दे देंगे, चलेगा क्या? बाकी पार्टनर से पूछना होगा ना। आप जब बोलो हाँ ठीक है हम 2 करोड़ रुपया दे देंगे, व्हाट आर यू डूइंग, एडमिटिंग अ लायबिलिटी। व्हाट आर यू डूइंग, एडमिटिंग अ लायबिलिटी। केस किस पे हुआ है, तुम पे, फर्म पे, तो तुम अकेले एडमिट कर सकते हो क्या? नहीं। सो यू कैन नॉट एडमिट एनी लायबिलिटी और इन अ सूट और अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट दी फर्म। तो लीगल बातें ही चल रही है ना, ये भी लीगल है, ये भी लीगल है, ये भी लीगल है और ये भी लीगल है। एडमिट, अभी ऊपर वाले 3 में फर्म ने केस किया था, अभी फर्म के अगेंस्ट केस हुआ ना। ऊपर वाले 3 में केस कौन कर रहा था, फर्म। इस वाले में कौन कर रहा है, फर्म के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। सो एडमिट एनी लायबिलिटी, राइट, एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट, राइट, एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दी फर्म, राइट, सूट और प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दी फर्म। अभी देखो बाकी 2 वाले ना बहुत इजी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म है, तुम फर्म के बिहाफ में एक ऑफिस खरीदना चाहते हो। क्या खरीदना चाहते हो, ऑफिस। किसी को पूछे बिना ही खरीद लोगे और किसी को बताओगे ही नहीं क्या? नहीं, बताना होगा। मतलब a partner does not have an authority to acquire immovable property, right? A partner does not have an authority to acquire immovable property on behalf of the firm. Clear है? Acquire immovable property on behalf of the firm। अभी क्या हुआ ना, समझो तुमने कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप की, एक दिन मन हुआ यार ये ऑफिस पसंद नहीं आ रही है, चलो बेच देते हैं, जाके बेच के आ गए अपनी पार्टनरशिप की ऑफिस। दूसरे दिन वो खरीदार आ गया, बाकी पार्टनर्स ने बोला अरे क्या हो रहा है, बोला बेच दिया, चलो और कहीं चलेंगे, चलेगा क्या ऐसा? नहीं। तो ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ दी फर्म, ठीक है। तो एक्वायर एंड ट्रांसफर, एक्वायर एंड ट्रांसफर, क्या चीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी। खुद की तो कर ही सकते हो ना, किसकी नहीं करनी है, फर्म की। क्लियर है? सो एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म। एंड फाइनली
क्या हुआ ना कि तुम कहीं गए थे, तुम्हारे 5 पार्टनर्स है, कितने 5 और तुम 6, टोटल 6 पार्टनर की फर्म है। तुम कहीं गए थे, तुम अपने पार्टनर्स के बिहाफ में किसी के साथ पार्टनरशिप करके आ गए, उनको पूछे बिना, चलेगा क्या? नहीं। मतलब एंटर इनटू ए पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, राइट, एंटर इनटू ए पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ये 8 काम छोड़ के बाकी तुमको जो करना है शांति से करो ना। इसको करने के लिए सबका कंसेंट चाहिए, राइट, इसको करने के लिए सबका कंसेंट चाहिए। ऑर्डिनरी कोर्स वाले ट्रांजैक्शन तुम कर सकते हो, राइट, ऑर्डिनरी कोर्स वाले ट्रांजैक्शन तुम कर सकते हो, बट अगर इनको करना है ना तो तुम्हें सबका कंसेंट चाहिए। ये तुम्हारी इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं है। दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर इंप्लाइड अथॉरिटी। एब्सोल्युटली क्लियर? तो 8 काम याद है क्या किसी को? बोलो विदाउट सीइंग। Submit a dispute relating to the business of the firm to arbitration. Second, open a bank account in his own, on behalf of the firm in his own name. Third, compromise or relinquish a claim or a part of a claim by the firm. फिर withdraw a suit or a proceeding filed by the firm. फिर 5वां, एडमिट अ लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट दी फर्म। 5 के बाद तो बहुत इजी, एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू दी फर्म, एंड फाइनली एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो देखो 8 पॉइंट याद है, अभी घर में जाके एक बार लिख लेना प्लीज अभी, हाँ नहीं तो फिर भूल जाओगे। अभी देखो ध्यान दो, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अभी समझो कि तुम चॉकलेट्स बहुत खाते थे बचपन में, ठीक है, तो चॉकलेट खाना कोई क्राइम है क्या? खा ही सकते हैं ना, बट तुम बहुत खाते थे ना, तो तुम्हारी इंप्लाइड अथॉरिटी थी चॉकलेट खाना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट तुम बहुत खाते थे ना, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला मत खाना। अब खा सकोगे क्या? नहीं। तो तुम्हारी इंप्लाइड अथॉरिटी को क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट। तुम्हारी इंप्लाइड अथॉरिटी को क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? फिर तुमको अकेले बाहर जाना अलाउड नहीं था, अकेले बाहर जाना अलाउड नहीं था, तो वो क्या था तुम्हारा? एक्ट बियॉन्ड इंप्लाइड अथॉरिटी। क्या था? एक्ट बियॉन्ड इंप्लाइड अथॉरिटी। एक दिन तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला बेटा आप जा सकते हो, जहां जाना है अकेले जाओ। रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया? हट गया। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इंप्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इंप्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, एंड वो एक्ट जो इंप्लाइड अथॉरिटी के बियॉन्ड है उसको अलाउड किया जा सकता है। आर यू क्लियर अबाउट दिस? इंप्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, और वो एक्ट जो इंप्लाइड अथॉरिटी के बियॉन्ड है उसको क्या किया जा सकता है? अलाउड। एब्सोल्युटली क्लियर? इंप्लाइड अथॉरिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड एंड एक्ट्स बियॉन्ड इंप्लाइड अथॉरिटी कैन बी अलाउड। क्लियर है? अभी देखो रिस्ट्रिक्शन को क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड, मतलब रिस्ट्रिक्शन को हटा सकते हैं, राइट, रिस्ट्रिक्शन को हटा सकते हैं, और अगर कोई अलाउड है तो उसको क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट। तो यहां पे अब हम क्या बात करेंगे? एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी। एक्सटेंशन का मतलब क्या? अलाउड नहीं है। एक्सटेंशन मतलब क्या? अलाउड नहीं है, तो हम उसको अलाउ कर देंगे। उसका मतलब क्या? एक्सटेंशन मतलब अलाविंग, परमिशन मिल गया, अब घूमने जाएंगे अकेले, ठीक है। और रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या? नॉट अलाउड, ठीक है ना। अभी ध्यान से समझो, हम अलाउड कब करेंगे, हम अलाउ कैसे कर सकते हैं? ध्यान दो, हम अलाउ कैसे कर सकते हैं, मतलब फर्म के बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, हर बार सारे पार्टनर्स को मिलना पॉसिबल नहीं है, तो एक पार्टनर को डेजिग्नेट कर दिया। क्या कर दिया? एक पार्टनर को डेजिग्नेट कर दिया कि हम तो है ही ऐसे लोग, डिस्प्यूट तो होते ही रहेंगे, जब भी डिस्प्यूट हो ना
तुम वहां पे आर्बिट्रेशन में चले जाना, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तो एक्सटेंशन कैसे होगा? बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट, राइट। एक्सटेंशन कैसे होगा? बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट। पार्टनर्स ने एक्सप्रेसली अग्री कर लिया कि मिस्टर डी इज अलाउड टू सबमिट द डिस्प्यूट्स फॉर आर्बिट्रेशन। क्लियर है? दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड। क्या? बाय यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड मतलब मैंने पार्टनरशिप की, मेरे और 4 पार्टनर है, राइट। मैंने पार्टनरशिप की, मेरे 4 और पार्टनर है। हमने पार्टनरशिप किस बिजनेस की है पता है? रियल एस्टेट बिजनेस की। मतलब हम फ्लैट्स खरीदते हैं, बेचते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं, बेचते हैं, राइट। जैसे कोई दुकान में माल बिकता खरीदते हैं ना, वैसे ही हम फ्लैट्स रोज खरीदते हैं, रोज फ्लैट्स बेचते हैं। ये हमारा काम है। फ्लैट्स क्या होते हैं? इमोबल। तो हर बार फ्लैट खरीदने से पहले सारे पार्टनर्स को पूछना होगा मेरे को, हर बार बेचने से पहले पूछना होगा सारे पार्टनर्स को नहीं। इट इज इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब if there is a usage or custom of trade, right? If there is usage or custom of trade, the implied authority can be extended, right? If there is usage or custom of trade, implied authority can be extended. फिर हमारे फर्म में है ना एक पार्टनर है मिस्टर भोला लाल, ठीक है। हमारे फर्म में एक पार्टनर है, उसका नाम है मिस्टर भोला लाल, ठीक है। भोला, हम लोग उसको भोला बोलते हैं। अभी वो जबी भी, ध्यान दो, अभी वो जबी भी गुड्स खरीदने जाता है ना, सप्लायर उसको टोपी पहना देता है, ज्यादा दाम में ही बेच देता है, ज्यादा दाम में ही खरीद के आ जाता है, ठीक है। वो बेचारा भोला है ना, तो उसको वो ज्यादा दाम में ही हमेशा बेच देते हैं सप्लायर, और अल्टीमेटली फर्म को नुकसान हो जाता है भोले के वजह से। तो हम सब पार्टनर्स ने मिलके भोला को बोला कि भोला अब तू मत खरीद भाई, अब तेरे को खरीदने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी, उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी है ना परचेज करना, एक्टिव पार्टनर है, उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी है क्या करना? टू मेक परचेजेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। हमने उसको क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। सो नाउ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ भोला। बट जो भोला है ना, वो इतना भोला नहीं है। वो भोला जाके खरीद के आया किसी से, रिस्ट्रिक्ट करने के बाद भी भोला गया और खरीद के आया। सप्लायर ने बिल भेज दिया फर्म को। हम क्या बोले सप्लायर को? ध्यान से सुनो, भोला गया, उसको क्या खरीदने का पावर है? अब क्या कर दिया हमने? रिस्ट्रिक्ट। फिर भी गया सप्लायर के पास, गुड्स खरीद के आ गया। सप्लायर ने फर्म के नाम पे बिल भेज दिया। अभी फर्म क्या बोलेगा? बोलो। हाँ, भोला से पैसा ले लो, सप्लायर मान जाएगा? सप्लायर को पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं? देने पड़ेंगे। क्यों? उसकी तो अथॉरिटी नहीं है। वेरी गुड। सो व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, अथॉरिटी नहीं है, वो तो आपका इंटरनल मामला है ना। थर्ड पार्टी को पता है क्या कि उसकी अथॉरिटी रिस्ट्रिक्टेड है? नहीं। तो थर्ड पार्टी किस पे क्लेम करेगी? फर्म के ऊपर। पर अभी सुनो, हमने भोला को बोला बेटा भोला मत खरीद के आना, डोंट मेक परचेजेस ऑन बिहाफ ऑफ दी फर्म। सारे सप्लायर्स को बता दिया, सारे सप्लायर्स को बता दिया कि मिस्टर भोला डज नॉट हैव पावर टू मेक परचेजेस ऑन बिहाफ ऑफ दी फर्म। कुछ सप्लायर दुखी हो गए कि यार इसको टोपी पहनाते थे, अब ये आएगा नहीं। फिर भी भोला एक सप्लायर के पास गया, ऑर्डर प्लेस किया और उस सप्लायर ने सप्लाई कर दी और सप्लायर ने फर्म के नाम पे बिल भेजा। अभी फर्म क्या करेगी? क्या करेगी? फर्म बोलेगी देखो साहब तुमको बताया था ना मत बेचना, उसको खरीदने का पावर नहीं है। नाउ द फर्म विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, राइट? नाउ द फर्म विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। एब्सोल्युटली क्लियर। अभी ध्यान से सुनो, इंप्लाइड अथॉरिटी है, उसको क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट। इंप्लाइड अथॉरिटी है, उसको क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट। अगर रिस्ट्रिक्ट किया तो जो पहले तुमको अलाउड था अब वो तुमको अलाउड नहीं होगा। रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे? अग्रीमेंट के द्वारा। मतलब भोला को टॉर्चर नहीं कर सकते, भोला भी अग्री करेगा कि हाँ मैं भोला हूं, हर बार बुद्धू बन के आता हूं, अब नहीं खरीदूंगा। सो इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड बाय एन
agreement, right? It will be restricted by an agreement. If there is an agreement to that effect, the implied authority may be restricted. But how does this implied authority becomes effective against the third party dealing with the firm? ध्यान से सुनो. How does this restriction in the implied authority of a partner becomes effective on the third party dealing with the firm? कैसे होगा? When the third party knows about that restriction. अगर थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन का पता नहीं है, क्या थर्ड पार्टी फर्म पे क्लेम करेगा? यस. बट अगर थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन का पता है, तब क्या क्लेम करेगा? नो. क्लियर है? और एक क्वेश्चन या सिनेरियो क्रिएट करते हैं. अभी ये जो भोला है ना, सारे सप्लायर को तो बता दिया कि इसको बेचना नहीं है. भोला ने एक नया सप्लायर खोजा. ठीक है, भोले ने एक नया सप्लायर, वो सप्लायर फर्म को नहीं जानता है, वो सप्लायर फर्म को नहीं जानता. भोला गया और खरीद के आ गया. ठीक है, अभी ध्यान दो. जब सप्लायर ने गुड्स बेचा, ही डिड नॉट नो कि भोला इज फ्रॉम आवर पार्टनरशिप फर्म. माल बेचने के बाद उसको पता चला कि भोला इज फ्रॉम आवर पार्टनरशिप फर्म. कैन ही हैव अ क्लेम ऑन दी फर्म? नो. तो देखो ध्यान से समझो. इंप्लाइड अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट. राइट. इंप्लाइड अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट. कैसे करेंगे? अग्रीमेंट के द्वारा. कैसे करेंगे? अग्रीमेंट के द्वारा इंप्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. बट ये रिस्ट्रिक्शन आउटसाइड वर्ल्ड पे दो ही सिनेरियो में लागू रहेगा. ये रिस्ट्रिक्शन आउटसाइड वर्ल्ड पे दो ही सिनेरियो में लागू होएगा. कब? थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है, थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है, फिर भी थर्ड पार्टी वो काम करेगा, फर्म उसका क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेगा. थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि भोला हमारा पार्टनर है. थर्ड पार्टी डज नॉट नो द पर्सन विथ हुम दे आर डीलिंग इज अ पार्टनर इन दी फर्म. तो थर्ड पार्टी ने फर्म को बेचा कि भोला को बेचा? मतलब द थर्ड पार्टी इज डूइंग ट्रांजैक्शन विथ एन इंडिविजुअल, नॉट विथ अ फर्म. इन दोनों सिनेरियो में थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ये रिस्ट्रिक्शन इफेक्टिव रहेगा. बट हमने बोला कि अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट कर दी. इंटरनली रूम में बैठ के मीटिंग की, अग्री कर लिया कि अभी भोला परचेज नहीं करेगा. किसी को बताया नहीं आउटसाइड वर्ल्ड में, भोला जाके फिर परचेज करके आ गया. विल द फर्म बी लायबल? यस, द फर्म विल बी लायबल. क्लियर है? तो इंप्लाइड अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट. कैसे करेंगे? अग्रीमेंट के द्वारा. कैसे करेंगे? अग्रीमेंट के द्वारा. थर्ड पार्टी पे इस अग्रीमेंट का इंपैक्ट, रिस्ट्रिक्शन का इंपैक्ट कब पड़ेगा? जब थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है, या थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि वो इस फर्म में पार्टनर है. बट अगर थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन का नहीं पता है, विल अ थर्ड पार्टी हैव अ क्लेम ऑन अस? यस, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन कम्युनिकेट करना पड़ेगा. रिस्ट्रिक्शन इज एन इंटरनल मैटर. अदरवाइज थर्ड पार्टी को सपना आएगा क्या कि एक पार्टनर को परचेज करने की परमिशन नहीं है, इतने टाइम से तो कर रहा था, आज क्यों नहीं करेगा, आज भी हम उसको बेचेंगे. और जो तुमको पहले अलाउड नहीं था, जो तुमको पहले अलाउड नहीं था, वो अलाउ हो सकता है ना? कैसे हो सकता है? एक्सप्रेस अग्रीमेंट और बाय यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड. राइट, बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट और यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड. एब्सोल्युटली क्लियर. तो अभी तक यहां पे रखेंगे. इसी को नेक्स्ट सेक्शन में थोड़ा मैं एक चार्ट फॉर्मेट में बना दूंगा, सो दैट इट बिकम्स इजी, एंड इसका एग्जाम्पल भी लिख लेंगे. अभी देखो व्हाट वी वर डूइंग द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर. इंप्लाइड अथॉरिटी के बारे में हमने क्या समझा था कि इट्स अ डीम्ड अथॉरिटी. इट इज अज्यूम के पार्टनर को ये काम करने अलाउड है. तो इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड दी फर्म. यहां पे तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको बोले थे कि जो एक्ट होने चाहिए पार्टनर के, राइट, जो उसको कैपेसिटी देगा टू बाइंड दी फर्म, वो कैसे होने चाहिए? फॉर द यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म, फॉर नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड इन द फर्म नेम. अगर ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एक्ट में मौजूद है, देन वी विल से दैट दीज एक्ट्स बाइंड दी फर्म. राइट, पार्टनर हैव द अथॉरिटी टू डू दीज एक्ट्स.
फिर हमने देखा कि पार्टनरशिप एक्ट ने स्पेसिफिकली ये 8 तरह के एक्ट्स को डिबार किया है कि किसी पार्टनर के पास इनको करने का इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। आइदर तो सारे पार्टनर मिलके ये डिसीजन ले, या सारे पार्टनर मिलके कुछ पार्टनर्स को ऑथराइज कर दे कि वो इन तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें हमने 8 पॉइंट्स देखे थे। क्या क्या थे? सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन, ओपन अ बैंक अकाउंट इन हिज ओन नेम ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, compromise or relinquish a claim or a part of claim by the firm। फिर हमने बोला withdraw a suit or a proceeding filed by the firm। फिर हमने बोला कि admit any liability in a suit or a proceeding against the firm। फिर acquire immovable property on behalf of the firm, transfer immovable property belonging to the firm, enter into partnership on behalf of the firm। ये जो 8 एक्ट है इनको करने का एक पार्टनर के पास पावर नहीं है। इसके बाद हमने बात की कि देखो जो पावर आपके पास है वो आपसे छीन लिए जा सकते हैं, राइट। हमारा पार्टनर कौन था? भोला, जिसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी तो थी एज अ पार्टनर, बट सारे पार्टनर्स ने मिलकर अग्री किया उसके साथ के वो फर्म के बिहाफ में परचेजेस नहीं करेगा। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। क्या? इम्प्लाइड अथॉरिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। फिर हमने देखा कि जो इम्प्लाइड अथॉरिटी पे रिस्ट्रिक्शंस है उनको एक्सटेंड किया जा सकता है, उनको अलाउ किया जा सकता है। तो 2 अलग अलग सिनेरियो की हमने बात की। क्या? कि रिस्ट्रिक्शन को हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड। रिस्ट्रिक्शन को क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड। 2 तरह से ये रिस्ट्रिक्शन एक्सटेंड होंगे। एक, बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स ने अपने बीच में एक्सप्रेसली अग्री किया हुआ है कि भाई ये पर्टिकुलर काम इन पार्टनर को करना अलाउड है। सेकंड, बाय यूजेज ऑफ कस्टम ऑफ ट्रेड, कि भाई तो ट्रेड ऐसा है, वो बिजनेस करने का तरीका वैसा है कि ये जो काम है वो पार्टनर को अलाउड होने चाहिए। फिर हमने बोला कि जो अलाउड है, राइट, जो अलाउड है मतलब दी एक्ट्स विच आर विद इन दी स्कोप ऑफ द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर, उन एक्ट को क्या कर सकते हैं? हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे? बाय अग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स। कैसे करेंगे? बाय अग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स। अभी ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट इफेक्टिव कब होगा? ये जो रिस्ट्रिक्शन है मतलब हमने बोला कि मिस्टर भोला आप फर्म के बिहाफ में परचेज मत करना, फिर भी मिस्टर भोला जाके किसी सप्लायर से गुड्स खरीद के आ गए। सप्लायर किस पे क्लेम करेगा? फर्म पे। कैन वी टेल दी सप्लायर नो यू डोंट हैव अ क्लेम ऑन दी फर्म बिकॉज द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर इज रिस्ट्रिक्टेड? आंसर इज नो। बट कभी कोई भी सिनेरियो में उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकेंगे। कर सकते कब? अगर थर्ड पार्टी जो फर्म के साथ डील कर रहा है उनको पार्टनर के रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है, फिर भी अगर वो उस पार्टनर के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनको हम प्रोहिबिट कर सकते हैं। द फर्म विल हैव नो क्लेम अगेंस्ट इटसेल्फ। सेकेंड सिनेरियो हमने क्या समझा था कि थर्ड पार्टी ने भोला के साथ डील तो किया बट थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था कि मिस्टर भोला इज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। वो इंडिविजुअल बेसिस पे भोला के साथ काम कर रहे थे। तो इन दोनों सिनेरियो में जो रिस्ट्रिक्शन है ये अप्लाई करेगा। तो लार्जली इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है तभी वो रिस्ट्रिक्शन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट इफेक्टिव है और फर्म को प्रोटेक्शन मिलेगा। अदरवाइज अगर थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता नहीं है देन द थर्ड पार्टी विल हैव अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म। एब्सोल्युटली क्लियर। इसको है ना मैं एक बार समराइजेशन की तरह आपको लिखा देता हूं सो दैट व्हाइल यू आर रिवाइजिंग it becomes easy for you to revise। ठीक है, इसका एक समरी जल्दी से लिख लेंगे। ठीक है, इसका समरी एक जल्दी से लिख लेंगे सो दैट व्हाइल वी आर रिवाइजिंग राइट इट बिकम्स इजी। तो देखो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे? वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। देखो हमने 2 बात की यहां पे राइट कि भाई अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उसे हटाया जा सकता है
और अगर इम्प्लाइड अथॉरिटी के स्कोप के अंदर है, राइट, अगर इम्प्लाइड अथॉरिटी के स्कोप के अंदर है तो उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। क्या बोला? रिस्ट्रिक्शंस कैन बी एक्सटेंडेड और ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोला, रिस्ट्रिक्शंस कैन बी एक्सटेंडेड, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा सकते हैं, एंड जो एक्ट इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर है, जो एक्ट पार्टनर को करने की परमिशन है, उसको क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली क्लियर। और ये दोनों चीज कैसे होगा? इट कैन बी डन बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। कैसे करेंगे? इट कैन बी डन बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अभी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, रिस्ट्रिक्शन कैन बी एक्सटेंडेड, किसकी बात कर रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन कैन बी एक्सटेंडेड। इसका मतलब अ पार्टनर में बी अलाउड और ऑथोराइज्ड, अ पार्टनर में बी अलाउड और ऑथोराइज्ड टू डू सर्टेन एक्ट्स विच इज बियॉन्ड देयर इम्प्लाइड अथॉरिटी। ठीक है, a partner can be allowed or authorized to do certain acts. A partner can be allowed or authorized to do, authorized by all the other partners to do certain acts which are beyond their implied authority. ठीक है ना? और इसका क्या मतलब हुआ? implied authority can be restricted. Acts which are within the scope of the implied authority of the partner can be restricted, right? ये तो ठीक है, हमने लिखा ही है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी स्पेसिफिकली स्टेटेड के एक्ट्स विच आर बियॉन्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। अभी देखो ये काम कैसे होगा, राइट, ये काम कैसे होगा, मतलब कि जो अलाउड है उसे क्या करना है? रिस्ट्रिक्ट, और जो रिस्ट्रिक्टेड है उसको क्या करना है? अलाउड। अभी जो रिस्ट्रिक्टेड है उसको अलाउड कैसे करेंगे? ध्यान देना, दो सर्कमस्टेंसेस हमने देखे थे, क्या? एक्सप्रेस अग्रीमेंट बाय दी पार्टनर्स, राइट, एक्सप्रेस अग्रीमेंट बाय दी पार्टनर, मतलब पार्टनर एक्सप्रेसली उनको ऑथराइज करेंगे कि आप इस तरह का काम कर सकते हो। मतलब बोला कि भाई हमारे फर्म के अगेंस्ट बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट चलते रहते हैं, तो पार्टनर ने एक आदमी को, एक पार्टनर को डेजिग्नेट कर दिया कि हर बार सबको पूछने की जरूरत नहीं है, जितने भी लीगल मैटर है, आर्बिट्रेशन रिलेटेड, सूट रिलेटेड, वो आप अकेले अपने बेसिस पे डील कर सकते हो। तो ये कैसे होगा? एक्सप्रेस अथॉरिटी बाय
कैसे होगा? एक्सप्रेस अथॉरिटी बाय अग्रीमेंट, राइट? बाय अग्रीमेंट एक्सप्रेस अथॉरिटी दी जा रही है। सेकंड, यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, मतलब उनका बिजनेस ऐसा है जहां पे वो जो एक्ट है जिसको हमने देखा कि जो रिस्ट्रिक्टेड है, बट बाय यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड ये एक्ट उनको करना अलाउड है। एब्सोल्युटली क्लियर। अभी इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, राइट? हम इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे सो दैट जब पढ़ रहे हैं और केस स्टडी टाइप का कुछ आता है तो ये एग्जाम्पल से हमारा काम हो जाए, राइट? एग्जाम्पल लिखो। समझो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, राइट? ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। By agreement between them, it was agreed that A is authorized, right? क्या बोला? A is authorized to submit disputes for arbitration, right? Submit dispute for arbitration. ठीक है ना? A, B, C are partners. By agreement between them, it was agreed that A is authorized to submit dispute for arbitration. मतलब ऐसे नॉर्मली क्या आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट सबमिट करना अलाउड होता है? नहीं, बट इन्होंने मिलके तीनों ने अपने बीच में म्यूचुअली अग्री किया कि ए को हम पावर दे रहे हैं कि वो अकेला डिसीजन ले सकता है टू सबमिट डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल यहां पे लेंगे, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। यहां पे हम सेकेंड एग्जाम्पल अभी लेंगे। समझो A, B and C are partners. बिजनेस रियल एस्टेट का बिजनेस है। कौन सा? रियल एस्टेट। ठीक है? बाय यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, पार्टनर्स वुड बी अलाउड टू परचेज एंड सेल इमूवेबल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। कैसे हटा सकते हैं? बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी गिवन बाय द अदर पार्टनर्स इन द फर्म और बाय यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड। एब्सोल्युटली क्लियर। अभी नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं, राइट? ऑल ऑफ यू डन विद दिस एग्जाम्पल? ऑल ऑफ यू डन विद दिस एग्जाम्पल? चलो ग्रेट। आए नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर। सबने ये एग्जाम्पल्स कॉपी कर लिए ना? जो नहीं किए फटाफट करो, क्विकली कंप्लीट एंड टेल मी। डन? अभी देखो यहां पे चलेंगे नेक्स्ट कैटेगरी में। क्या बोल रहे हैं यहां पे कि एक्ट्स विच आर विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, राइट? कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? बाय अग्रीमेंट। कैसे करेंगे? बाय अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। कैसे ये रिस्ट्रिक्ट होगा? बाय अग्रीमेंट
right? It will be restricted by agreement between the partners. अभी इसका एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं इसको ये किस तरह से ऑपरेट होगा. समझ लो कि A, B and C आर पार्टनर्स. ठीक है, A, B और C पार्टनर्स हैं. ये लोग कौन से बिजनेस में है? लेट्स से मोबाइल फोन खरीद बेच करने के बिजनेस में है. अभी देखो होता क्या है इनके बीच में. ठीक है, बाय अग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स मिस्टर बी, जिसको हमने बोला था, इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मेकिंग परचेज ऑन बिहाफ ऑफ दी फर्म. तो क्या परचेज करना किसी भी पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में है? यस, बिकॉज इट इज फॉर द नॉर्मल यूजुअल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. तो यहां पे इन सब ने मिलके हमारे बेचारा भोले के साथ क्या कर दिया? क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया. बट हमने तो बोला ना कि ये हमारा भोला एक्चुअल में इतना भोला नहीं है. उसने क्या किया? वो जाके किसी सप्लायर से गुड्स परचेज करके आ गया. तो देखो हुआ क्या ना यहां पे, फिर मिस्टर एक्स विदाउट नोइंग अबाउट द restriction on B's authority to purchase, right? Mr. X, without knowing about the restriction on B's authority to purchase, sold मोबाइल फोन टू मिस्टर बी. और ये जो एक्स ने बेचा किसको? बी को इंडिविजुअली बेचा? नहीं, ही सोल्ड इट इन द नेम ऑफ द पार्टनरशिप firm. Clear है? Because B was a partner earlier, he was allowed to make purchases on behalf of the firm. Subsequently उसकी authority restrict की गई. ठीक है, इसलिए यहां पे B ने खरीदा और X ने उसको गुड्स बेचा. अभी देखो यहां पे मेरा क्वेश्चन क्या है आप सबसे? मेरा क्वेश्चन ये है कि is this transaction binding on the firm? Right? Is this transaction binding on the firm? Right? Question क्या है मेरा? Is this transaction binding on the firm? क्या आंसर है आपका? आंसर क्या है आपका? क्यों yes? Because X did not know about the restriction. ठीक है, yes, because Mr. X did not know about the रिस्ट्रिक्शन. मिस्टर एक्स को ये रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पता नहीं था, इसलिए राइट, इसलिए
उन्होंने मिस्टर बी को गुड्स बेचे एंड मिस्टर एक्स विल हैव क्लेम अगेंस्ट द फर्म. बट अगर मिस्टर एक्स को पता रहता है इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में, तब क्या होता? Then B would be personally liable, right? Then B would be personally liable. ठीक है. So देखो यहां पे हम पहले नोट करेंगे, अभी क्वेश्चन 2. If Mr. X had the knowledge about the restriction on authority of Mr. B at the time of making the sale, would this transaction bind the firm? समझ में आया बात कि जब एक्स ने ये गुड्स बेचा मिस्टर बी को, उसको पता था कि फर्म ने रिस्ट्रिक्ट किया है फ्रॉम परचेजिंग गुड्स बाय मिस्टर बी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फिर भी उसने बेचा. नाउ विल दिस ट्रांजैक्शन बाइंड द फर्म? एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सेल, right? If Mr. X had the knowledge about the restriction on the authority of Mr. B at the time of making the sale, would this transaction bind the firm? हमारा क्या आंसर होगा? No, right? Our answer will be no. Why? Because the third party कौन है? Mr. X had the knowledge about the restriction. Clear है? No, because the third party Mr. X had the knowledge about the restriction. Another scenario, at the time of making the sale, if at the time of making the sale Mr. X had no knowledge, if at the time of making the sale Mr. X had no knowledge that Mr. B is a partner with A and C, इस सिनेरियो में would this transaction bind the firm? क्या हमारा आंसर होगा? नो. और इसका रीजन क्या? बिकॉज सामने वाले ने तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे ट्रांजैक्शन किया, मतलब बी के साथ इंडिविजुअली ट्रांजैक्शन किया. एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन देयर वाज नो इंटेंशन टू बाइंड द फर्म. एब्सोल्युटली क्लियर. तो ये 3 सिनेरियो मेरे को याद रहने चाहिए.
अगर थर्ड पार्टी को, लेट्स से अगर थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता नहीं है तब फर्म लायबल होगा। दो सिनेरियो में फर्म लायबल नहीं है। कौन कौन से सिनेरियो में? पहला सिनेरियो जब थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है। अगर थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट बाइंड द फर्म। और अगर थर्ड पार्टी डील कर रही है बट थर्ड पार्टी को यही नहीं पता है कि जिससे डील कर रहे हैं ही इज अ पार्टनर विद सम अदर पीपल, देन द फर्म विल नॉट बी बाउंड बाय दैट ट्रांजैक्शन। क्लियर है एकदम? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। हाँ, चलो सबने कॉपी कर लिया है ना? सो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि द पार्टनर्स इन अ फर्म मे बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ एनी पार्टनर, राइट? तो बाय अग्रीमेंट बिटवीन देम दे कैन आइदर रिस्ट्रिक्ट और दे कैन एक्सटेंड। एनी एक्ट डन बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म which falls within his implied authority binds the firm। अगर implied authority के अंदर है तो वो एक्ट फर्म को बाइंड करेगा। Unless, देखो क्या बोला? Unless the person with whom he is dealing knows of the restriction, right? The person with whom he is dealing knows of the restriction, does not know or believe that the partner to be a पार्टनर, मतलब जिससे साथ डील कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि वो एक पार्टनर है इन अ पार्टनरशिप फर्म। इन दो सिनेरियो में वो बाइंड नहीं कर सकता फर्म को। ठीक है, अभी नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। दिस पोर्शन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अगर एक्ट इन इमरजेंसी किया गया है देन द एक्ट विल बाइंड द फर्म। मतलब कोई एक्ट ऐसा है जो उसके इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर है, ध्यान दो, कोई एक्ट ऐसा है जो उसके इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर है बट इमरजेंसी में उसको वो काम करना पड़ा। और वो काम करने के पीछे क्या रीजन था? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। फर्म को लॉस होने से उसने बचाया। और वो काम ऐसा था ना कि अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस विल डू इन हिज ओन केस। तो उस केस में दैट एक्ट विल बी बाइंडिंग ऑन द फर्म। एब्सोल्युटली क्लियर। अगर कोई एक्ट ऐसा है जो उसके इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर है, मतलब वो 8 काम में से कोई भी एक काम उसने किया, वो काम करने का कारण क्या था उसका? कि भाई इमरजेंसी था। क्या था? इमरजेंसी था, मजबूरी में, इमरजेंसी में, राइट? अर्जेंसी से उसको वो डिसीजन लेना पड़ा। बट वो डिसीजन उसने अपने स्वार्थ के लिए नहीं लिया, फर्म के बेनिफिट के लिए, फर्म को लेट्स से नुकसान से बचाने के लिए किया। और वो एक्ट कैसा था कि कोई भी ऑर्डिनरी आदमी वही करता जो उसने उस सर्कमस्टांसेस में किया, तब वो एक्ट फर्म को बाइंड करेगा।